हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन, जो इस बार जून 2023 में हुआ था। इससे पहले हमने शिफ्ट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन अपने चैनल पर करा दिया है, तो जिसने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से देख सकता है। और कल जो हमने वीडियो डाली थी वो पेपर 1 के सॉल्यूशन की डाली थी। तो जिस तरीके से हमने शिफ्ट 1 में 30 क्वेश्चंस करके पेपर 2 के पूरे 90 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, इसी तरीके से सेम हम शिफ्ट 2 में करने वाले हैं। तो आज ये पार्ट 1 होने वाला है आपका शिफ्ट 2 का। इसमें हम 30 क्वेश्चंस आपको कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैचिंग दी है। एक तरफ आपको जनरल एप्लीकेशंस दी हैं, दूसरी तरफ उसके स्पेसिफिक पर्पस दिए हुए हैं। तो डेवलपमेंटल यूजेज आप इसमें से पढ़ोगे तो आप इसको थर्ड ऑप्शन से मैच कर पाओगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल नीड्स, स्ट्रेंथ, परफॉर्मेंस, फीडबैक। तो इससे ही जो इसका राइट आंसर है ए का थर्ड, वो आपका सेकंड ऑप्शन बनेगा। बाकी और चीज़ें भी देख लीजिए। जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूजेज और डिसीजंस हैं, आइडेंटिफिकेशन फॉर परफॉर्मेंस, रिकॉग्निशन, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, सैलरी, प्रमोशन। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपको बेसिक अगर नॉलेज है, जनरल एप्लीकेशंस हैं तो आप इसको मैच कर सकते थे। ऑर्गेनाइजेशनल मेंटेन्ड ऑब्जेक्टिव, ये आपका एचआर प्लानिंग, डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग नीड्स से मैच हो जाएगा। और डॉक्यूमेंटेशन से मेरे हिसाब से इसमें डॉक्यूमेंटेशन सबसे ईजी है। उसमें आप देख सकते हो क्रिटिक्स ऑफ वैलिडिटी रिसर्च, हेल्पिंग मीट लीगल रिक्वायरमेंट। तो जहाँ लीगल रिक्वायरमेंट होगी वहाँ कुछ डॉक्यूमेंटेशन जरूर होगा। तो आप डी के सेकंड से भी, इसमें केवल बी ऑप्शन में ही डी का सेकंड है, उससे भी आप मैच कर सकते थे। आपको किसी एक को पकड़ना होता है, बाई चांस अगर एक और दो किसी में सिमिलर है तो आप दो को आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको अगर डी से आप इसको इजिली मैच कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू लीड एन एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी। तो इनमें से किस किस से आपकी कंट्री की करेंसी में अप्रिसिएट हो सकता है, बढ़ सकती है वो। तो हायर रियल इंटरेस्ट रेट अगर होगा तो आपकी कंट्री की करेंसी में अप्रिसिएशन होगा, ये बिल्कुल ठीक बात है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पर, अप्रिसिएशन करेंसी में बी इंक्लूड नहीं होगा, तो ए आएगा। और लोअर इन्फ्लेशन होगा तो भी आपका हायर एप्रिसिएशन होगा इन द करेंसी। तो यहाँ पर ए और सी राइट आंसर होने वाले हैं। और वैसे भी हायर इन्फ्लेशन, डी को तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर दीजिए, नेगेटिव पॉइंट है। और ई वाला भी नेगेटिव पॉइंट है, लार्ज करंट अकाउंट डेफिसिट, ये भी नेगेटिव है। तो केवल ए और सी ही यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी ऑफ मिलर एंड मोदी गिलियानी, जो थ्योरी है डिविडेंड की, जो इररिलेवेंस पे बात करती है, उसमें से आपको बताना है कि उन्होंने क्या बताया रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड डिविडेंड पॉलिसी के बारे में। तो उन्होंने जो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट आंसर है यहाँ पे। द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इज सेट अहेड ऑफ टाइम एंड नॉट अल्टर्ड बाई चेंज डिविडेंड पॉलिसी। उन्होंने बताया है कि डिविडेंड पॉलिसी का इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए ये इररेलीवेंस अप्रोच है। बाकी ए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो इतने अप्रोप्रिएट यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं है। बाकी आप इसको कॉमन सेंस से कर सकते थे अगर आपने थ्योरी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी पढ़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कॉज प्रॉब्लम इन एप्लीकेशन ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो आईआरआर मेथड है आपका कैपिटल बजटिंग का, उसमें आपकी कौन कौन से एलिमेंट्स प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं वाइल एवेल्युएटिंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3 है। इसका मतलब जो टाइमिंग है और जो स्केल है प्रोजेक्ट का वो डिपेंड कर सकता है, मतलब इन्फ्लुएंस कर सकता है। बाकी जो डिस्काउंट रेट है, रिवर्सिंग फ्लो है, लीवरेज है, वो इतना यहाँ से रिलेट नहीं करता है। बी और सी ही यहाँ पर आपके रिलेट कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5, पोस्ट परचेज कंज्यूमर्स इनवेरिएबली एक्सपीरियंस कॉग्निटिव डिसोनेंस विच इज रेफर्ड टू एज। कॉग्निटिव डिसोनेंस एक तरीके से फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी है अबाउट मेकिंग द राइट डिसीजन, कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ, ये आपकी नॉर्मल लाइफ में भी होता है। कभी कभी आप श्योर नहीं होते हैं किसी काम को, तो वहाँ आप कॉग्निटिव डिसोनेंस की कंडीशन में आ जाते हैं। तो वही एक आपका कंज्यूमर्स के लिए भी हो सकता है, ए फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट मेकिंग द राइट डिसीजन। Question number 6. When no liability for payment of tax in advance arise by an assessee on his income if tax payable is less than 10,000। अगर मोर देन 10,000 है तो आपको एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती हैं। अगर लेस देन 10,000 आपकी टैक्स लाइबिलिटी है तो आपको नो नीड टू पे एडवांस टैक्स। ये स्टेज ऑफ बायर सेलर रिलेशनशिप आपको दे रखी हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं। तो जो प्री रिलेशनशिप स्टेज है उसमें आप कस्टमर्स कंसर्न्स अबाउट रिस्क ऑफ चेंज, तो पहले आप थोड़े
रिस्क के बारे में रहते हो, ए का थर्ड से मैच होने वाला है। कंसर्न्स अबाउट रिस्क ऑफ चेंज एंड इट्स डिस्टेंस बिटवीन वैलिडिटी एंड पोटेंशियल सप्लाईज। तो ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में दिख रहा है सी में, यही राइट आंसर होगा। बाकी अर्ली स्टेज आप देखिए फर्स्ट से मैच होगा। पॉलिटिकल सप्लाईज अटेम्प्टिंग टू रेड्यूस रिस्क ऑफ चेंज एंड टू शिफ्ट रिस्क। डेवलपमेंट स्टेज आपका रिडक्शन अनसर्टेनिटी एंड डिस्टेंस। और लास्ट में लॉन्ग टर्म स्टेज, यहाँ पे हम बात करेंगे शेयर्ड म्यूटेड डिपेंडेंस एंड हाई लेवल्स ऑफ कमिटमेंट। तो इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते थे। थोड़ा टिपिकल हो सकता है लेकिन एक दो बार पढ़ेंगे तो आप इसको इजीली मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 4 schedules have been added at the end of Limited Liability Partnership Act 2008। द सेकेंड शेड्यूल आपको बताना है किस बारे में बात करता है। सेकेंड शेड्यूल आपका बात करता है प्रोविजंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन ऑफ अ फर्म इनटू एलएलपी। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो आपके चार, मुझे पता नहीं है कि किन बारे में है ये शेड्यूल, आप इनको ज़रूर सर्च कीजिए क्योंकि इस बार सेकंड शेड्यूल के बारे में पूछा गया है, तो फर्स्ट, थर्ड या फोर्थ के बारे में भी पूछा जा सकता है। अभी फिलहाल के लिए जो सेकंड शेड्यूल है वो आपका प्रोविजन रिलेटिंग टू कन्वर्जन ऑफ अ फर्म इनटू एलएलपी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर आपका। द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ एफडीआई टू होस्ट कंट्रीज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो होस्ट कंट्री में एफडीआई के क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्सेस टू सुपीरियर टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीज कंपटीशन होगा, बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होस्ट कंट्री में नहीं होगा, ये गलत है। और इंक्रीज इन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, हाँ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे। तो ए और सी यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में, यही राइट आंसर होने वाला है। बाकी ब्रिजिंग होस्ट कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज गैप्स, जो भी फॉरेन एक्सचेंज गैप है उनको आप ब्रिज कर सकते हो। होस्ट कंट्री के लिए फ़ायदा होता है एफडीआई के लिए, तो ए सी डी राइट आंसर होने वाला है। रिडक्शन इन इनकम इनक्वालिटी, ऐसा कोई भी हमें देखने को नहीं मिलता है। तो जो बी और ई पॉइंट है वो सिमिलर ही हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इनकम इनक्वालिटी, आप इनको एलिमिनेट कर सकते थे। तो ए सी डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10, मैस्लो की रेयर की नीड्स दी है, काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले मैस्लो की रेयर की नीड में आपको पता है साइकोलॉजिकल नीड्स आती हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स आती हैं, तो वो 2 में भी है, 4 में भी है। उसके बाद सेफ्टी नीड्स आती हैं, वो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। तो राइट आंसर आपका वही होने वाला है, साइकोलॉजिकल, सेफ्टी नीड्स, एक्सेप्टेंस नीड्स और लास्ट में नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। Brewing financial stress endangering economic stability in developed economies is the immediate consequence of which of the following। तो फाइनेंशियल स्ट्रेस आपका किसका एक इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस है। ये जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रही हैं, ये हो सकता है आपको फिजिकल इनडिसिप्लिन भी राइट आंसर लगे, हाँ लगना भी चाहिए क्योंकि फिजिकल इनडिसिप्लिन भी फाइनेंशियल स्ट्रेस का कॉज हो सकता है। लेकिन जो आंसर दिया है और जो ज़्यादा आपका डिस्ट्रेस्ड कॉज होता है वो इंक्रीज इंटरेस्ट रेट हो सकते हैं अगर हम बात करें डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए। तो यहाँ राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल। तो जब आप कोई स्केल को सिलेक्ट कर रहे हो, उसका कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो क्या क्या चीज़ें आपको ज़्यादा फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। मल्टी कोलिनियरिटी ये तो बाद की चीज़ है, ये पहले नहीं आएगी, ये इफेक्ट नहीं करती है। ए को एलिमिनेट कीजिए, तो 1 और 4 तो आंसर हो नहीं सकता है। डेटा प्रॉपर्टीज बिल्कुल इफेक्ट करेंगी, क्वालिटेटिव डेटा है, क्वांटिटेटिव डेटा है, उसके बेसिस पे ही आप इसके सिलेक्ट करते हो। नंबर ऑफ डायमेंशंस भी देखे जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। किसी ऑप्शन में दो, किसी क्वेश्चन में 2 डायमेंशन है, किसी में 3 है, तो बी सी तो आने ही वाला है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये भी बाद की बात है, स्केल के बाद आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बनाते हैं जब टेस्ट वगैरह लगाएंगे। और रिसर्च ऑब्जेक्टिव तो बी सी ई जिसमें दिया है आपका ऑप्शन नंबर 3 सी ई बी, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, सी ई बी। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, कॉमन सेंस से आप कर सकते हो इसे। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। ये भी आपके याद करने वाला क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है। एक तरफ शेड्यूल दिए हैं कंपनीज एक्ट के और वो किससे डील करते हैं, तो इसको आप देख लीजिए। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो शेड्यूल 3 आपका मैच हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और जो शेड्यूल 4 है आपका 13 का बी है, ठीक है। और शेड्यूल 4 है आपका कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बताता है। शेड्यूल 5 आपका अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ मैनेजर पर्सनल्स। और जो शेड्यूल 7 है आपका वो बताता है आपको कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि भविष्य में भी इस तरीके के क्वेश्चन एनटीए पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चंस काफ़ी डाउटेबल है। वैसे क्वेश्चन सिंपल है लेकिन इसका आंसर मैच नहीं हो रहा। जो एनटीए ने आंसर दिया है 30,000 और 50,000 दिया है। अगर आप इसकी गुडविल कैलकुलेट करेंगे, जिसमें गुडविल के बारे में आपको प्रॉफिट दिया है, फिर 2021-22 में लॉस दिया है, फिर प्रॉफिट दिया है,
तो इसका जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा दैट इज 1,20,000। उसको आप 2 ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल 2,40,000 आ जाएगी। अब उसके बाद कह रहे हैं कि जो आर पार्टनर है वो रिटायर हो गया है और ये डिसाइड हुआ है कि हम शेयर ऑफ गुडविल को कैपिटल अकाउंट में P&M में एडजस्ट करेंगे। तो हमें गुडविल का हिस्सा बताना है P&M को कितना मिलेगा। राइट आंसर 30 एंड 50,000 है। तो मैं तो इसे कैलकुलेट करने के लिए एबल नहीं हूँ। अगर आपको कोई आइडिया है तो आप कमेंट सेक्शन में सजेशन दें, क्योंकि इसमें अगर आप कैलकुलेट भी निकालोगे गुडविल का 2,40,000 का, तो आप 3/6 मतलब 1.5 पोर्सन आपका P का होगा और M का पोर्शन आपका 1/6 होगा। तो इस बेसिस पे 1,20,000 आनी चाहिए गुडविल P की और M की आपकी 40,000 आनी चाहिए। तो हो सकता है मेरे पास इसका लॉजिक नहीं हो, बाकी अभी फाइनल आंसर की आएंगे तो देखते हैं NTS क्वेश्चन का क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 15, सीक्वेंस द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेस्ट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। तो सबसे पहले इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, उसी से आपका आंसर बन जाएगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आपका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद आपका एफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन और लास्ट में जेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सीक्वेंस द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। ये स्टेप में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओरिजिनेटर मेक अ पूल ऑफ एसेट्स एंड सोल्ड इट टू एसपीवी। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 में ये आंसर है। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद एसपीवी आपका सब्ट्रैक्ट करेगा द ओरिजिनेटर फॉर कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट ऑन द पूल ऑफ एसेट्स। इस बेसिस पे आपका थर्ड राइट आंसर होने वाला है। फिर हम स्पेशल पर्पज व्हीकल इश्यू ट्रेडेबल सिक्योरिटीज टू फाइंड द परचेज ऑफ पूल ऑफ एसेट्स। उसके बाद एसपीवी पेज द फंड द ओरिजिनेशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स और लास्ट में एसपीवी रिपे द फंड टू द इन्वेस्टर ऑफ कैश फ्लो अराइज ऑन द पूल ऑफ एसेट। अगर आप इनके क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करते और मैच करने की कोशिश करते तो इसको इजीली बनाया जा सकता था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, सम बोटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक वर सप्लाइड बाई एक्स टू बाई। एक्स ने कुछ सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल बाई को सप्लाई की। वाई गॉट इंजर्ड ड्यू टू बस्टिंग ऑफ वन ऑफ द बोतल। उनमें से एक बोतल फट जाने के कारण बाई घायल हो गया। तो वाई क्लेम डैमेजेस फ्रॉम एक्स ड्यू टू कंडीशंस एज टू मर्चेंटेबिलिटी। बाकी जो फिटनेस एंड क्वालिटी है, होलसमनेस है, डिस्क्रिप्शन है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये सब अलग होते हैं। मर्चेंटेबिलिटी है जो विक्रेता संबंधी शर्त हैं, उनमें ये आपका उनकी वजह से वो उसके खिलाफ डैमेज को पे कर सकता है या क्लेम कर सकता है। When technology allows many firms to operate efficiently in the market, which market structure represents a better use of society resources? तो यहाँ परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है, जहाँ पर बहुत से आपके सेलर्स होते हैं, बहुत से बायर्स होते हैं और जितनी भी टेक्नोलॉजीज है वो फर्म को एफिशिएंटली वर्क करने के लिए मार्केट में काम करती है। तो यहाँ परफेक्ट कंपटीशन ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सिडरी इज नॉट ओन्ड बाई द आरबीआई। तो इसमें जो आईडीएफसी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, वो आरबीआई की सब्सिडरी नहीं है। बाकी एनएचबी, नाबार्ड और डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ये आरबीआई की सब्सिडरीज हैं। अरेंज द की स्टेप्स इन डेवलपिंग अ परसेप्चुअल मैप टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ ब्रांड इन द मार्केट प्लेस इन अ सिक्वेंस। तो इसमें आपको बताना है किस तरीके से आप करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एग्रीगेट ऑल ब्रांड्स बिलोंगिंग टू डेट कैटेगरी। सबसे पहले सारी ब्रांड को एक जगह एग्रीगेट करेंगे, तो उससे ही आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आइडेंटिफाई सेट ऑफ कॉम्पिटिटिंग ब्रांड, जो कॉम्पिटिटिंग ब्रांड है उनके देखेंगे कौन कौन सी हैं। फिर आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स दैट कंज्यूमर्स यूज व्हेन चूजिंग ब्रांड्स यूजिंग क्वालिटेटिव रिसर्च। उसके बाद कंडक्ट क्वालिटेटिव रिसर्च वेयर कस्टमर स्कोर ईच ब्रांड ऑन ऑल की एट्रीब्यूट्स। लास्ट में पुट ब्रांड्स ऑन 2 डायमेंशनल मैप्स। तो इस तरीके से आप एक परसेप्चुअल मैप डिटरमाइन कर सकते हो। वैसे भी आपको पता होना चाहिए सी ऑप्शन राइट लास्ट में ही आएगा, क्योंकि सबसे लास्ट में आपको डायमेंशनल मैप आप उन पे ब्रांड को पुट करेंगे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। Metric structure is the realization of 2-dimensional structure which emanates directly from 2 dimensions of authority from which the two a metric structure is created। तो metric structure बनाने के लिए एक functional organization होती है, एक project organizational होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन, जिसका 5 है, आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताना है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पता होने के लिए आपको पहले एसडी निकालना पड़ेगा। तो एसडी क्या होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, अंडर रूट में मीन, मीन मतलब लेमडा।
तो यहाँ पर अंडर रूट 5 करेंगे तो इसका आंसर आपका समथिंग आएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो उसको आप जो भी आंसर आएगा उसको आप डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, एच डी डिवाइडेड बाई मीन इंटू 100। तो इसमें आपको यही याद रखना है कि एच डी कैसे कैलकुलेट करते हैं, रूट में जो मीन है वही आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एच डी होता है, उसको आप मीन से डिवाइड कर दो, इंटू 100 कर दो, तो 44.7% आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। यहाँ पर ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, ये पहले भी PYQ 2 बार आया है 21 और 22 में, इस बार फिर से पूछ लिया है एनटी ने। तो 23 यहाँ पर इन्फीरियर गुड्स को आप मैच करोगे नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। उसके बाद आपका बी का सब्सिट्यूट गुड्स पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है इनकी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपके नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, और लग्जरी गुड्स आपकी ग्रेटर देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में ये मैचिंग हो रही है, यही राइट आंसर आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 24, वन फैक्टर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज अ परफेक्ट जनरलाइजेशन ऑफ द टी टेस्ट। ऐसा तो नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 को वैसे ही एलिमिनेट कर दीजिए। रिक्वायर्स डेट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच ग्रुप बी आइडेंटिकल, ऐसा भी नहीं है कि सारे आपकी आइडेंटिकल होने चाहिए एनोवा में, ऐसा भी नहीं है। हैज़ लेस पावर व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच ग्रुप इज नॉट आइडेंटिकल। हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक है कि अगर आपके ग्रुप में आइडेंटिकल एलिमेंट्स नहीं है तो उसकी पावर है वो लेस हो जाती है, ये एनोवा के बारे में ठीक है। बाकी एनोवा कह रहा है कि एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू स्लाइड डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मलिटी, ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव नहीं होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है एनोवा के बारे में। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस एज अडॉप्टेड बाई एंडरसन कंसल्टिंग। बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, इसमें अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये आंसर बन जाएगा। बाकी अगर आप पढ़ के आए हो, आप सोच रहे हो कि एंडरसन कंसल्टिंग कहीं सिलेबस में नहीं है, आप यूजीसी का कॉमर्स का सिलेबस देखेंगे वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन को असेस करेंगे। असेस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन एंड करेंट स्ट्रेटजी स्पीड एट विच सनसेफ रिजल्ट्स बी बिहेव्ड। तो आप देख ही सकते हो टर्मिनोलॉजी जी कितनी टफ है। तो यहाँ राइट आंसर आपका डी बनने वाला है। बाकी आप देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन होने वाले हैं। उसके बाद आप असेन करोगे ओगेन स्टेप्स कल्चर डाइन रिक्वायर्ड शिफ्ट एंड एक्शन मर लीडर टू चार्ज देम कल्चर। उसके बाद हम कोच इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव्स परफॉर्म बिहेवियर अलोंग कम्युनिकेशंस। उसके बाद कोच एग्जीक्यूटिव टर्म्स ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप एंड इफेक्टिव फ्रेम टीम वर्क। सबसे लास्ट में क्रिएट इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिकल फॉर की इन्फ्लुएंसेज डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स एम्प्लॉयड। इसमें मुझे काफ़ी स्पेलिंग मिस्टेक भी लग रही हैं, क्योंकि कुछ कुछ जगह कुछ है, इसलिए उल्टा सीधा क्वेश्चन है। इस तरीके के 1-2 क्वेश्चन देखे घबराना नहीं होता है, इनको अच्छे से पढ़ के अगर आपको लग रहा है कि ये ही ठीक है, बाकी इन क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स को। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैज़ नो करेस्पॉन्डिंग पैरामेट्रिक टेस्ट। तो जो आपका वार्ड वाल्फोर्ज वन सैंपल रन टेस्ट है, ये यार राइट आंसर हो जाएगा। इसका कोई करेस्पॉन्डिंग पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं होता है। बाकी क्रुस्कल वॉलीज मैन विटनी स्पेरमैन रैंक को रिलेशन, इन सबके करेस्पॉन्डिंग पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। फेडरिक डब्ल्यू टेबल है जो कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट से जाने जाते हैं। उनका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या था, जो सबसे लॉन्ग स्टेटमेंट है, हाउ टू रेज प्रोडक्टिविटी थ्रू ग्रेटर एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड इंक्रीज पे फॉर वर्कर्स। आपको पता है टेलर का डिफरेंशियल प्लान भी आया था पीस रेट सिस्टम का, तो उन्होंने इंक्रीज पे ऑफ वर्कर की बात भी की थी। क्वेश्चन नंबर 28, द फॉलोइंग आर द हॉलमार्क्स ऑफ एन एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग मिक्स। तो एक एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग मिक्स के क्या हॉलमार्क्स होते हैं ये आपको बताना है। तो मार्केटिंग मिक्स मैसेज कंज्यूमर नीड्स, बिल्कुल सही बात है। मार्केटिंग मिक्स आप ऐसा ही बनाएंगे जो कंज्यूमर नीड्स के हिसाब से होगा, तो ए ऑप्शन तो आएगा ही आएगा, इसलिए 3 और 4 आप एलिमिनेट कर दो, आंसर 1 और 2 में से ही होने वाला है। मार्केटिंग मिक्स इंश्योर्स हाई प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, यहाँ पर इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, या हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कोई किसी भी चीज़ की नहीं है, ये राइट गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट बनने वाला है। द मार्केटिंग मिक्स कंटेन्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हाँ, आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने की कोशिश करोगे, क्योंकि मार्केट में बहुत से सेलर्स हैं, तो आपको अपना मार्केटिंग मिक्स इस तरीके से बनाना है कि उसमें कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो। मार्केटिंग मिक्स इज वेल ब्लेंडेड एंड मैचेज कॉर्पोरेट रिसोर्सेज। ऐसा होना चाहिए कि वेल ब्लेंडेड, वेल सूटेबल और कॉर्पोरेट रिसोर्सेज के हिसाब से होना चाहिए। और एथिकल प्रिंसिपल्स तो होने चाहिए, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो ACD है आपका। ई अगर होता तो हम उसको इंक्लूड कर लेते, लेकिन 3 ही सिलेक्ट करने हैं, इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ACD होगा। द को एग्जिस्टेंस एंड कोऑपरेशन बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर इज कॉमनली रेफर टू एज। इसको हम क्या बोलते हैं, 29, ये फाइनेंशियल ड्यूलिज्म है,
फाइनेंशियल डुअलिज्म में क्या होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर आपस में कोएग्जिस्टेंट कोऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ फाइनेंशियल डुअलिज्म आपका, ये एक नई टर्मिनोलॉजी पूछी गई है, तो इसको आप नोट कर लें और भविष्य के लिए याद रखें। लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का, इसके बाद जो रिमेनिंग 60 क्वेश्चंस हैं वो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में कवर कराए जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करके जरूर बताया करें। इससे आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है लेकिन हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट, द जजमेंटल एट्रीब्यूशन एरर इज द टेंडेंसी टू ओवर एस्टिमेट the external factor and underestimate influence the external factor, underestimate the influence of internal factors when making independent endangerments about the behavior of others। तो जजमेंटल एट्रीब्यूशन एरर के बारे में ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। मुझे इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो एनटीए ने आंसर दिया है वो आपका डी दिया है। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। इसके बारे में आप पढ़िए कि जजमेंटल एट्रीब्यूशन एरर क्या होता है, मैं भी पढ़ूंगा ऐसे, फिर आपको हम टेलीग्राम में शेयर करेंगे कि ये स्टेटमेंट गलत क्यों है। सेल्फ सीइंग बायस इज द टेंडेंसी, ये सीधे सीधे डेफिनेशन पूछी गई है सेल्फ सीइंग बायस की, इज द टेंडेंसी फॉर इंडिविजुअल टू एट्रीब्यूट देन ओन सक्सेस टू इंटरनल फैक्टर्स while पुलिंग द ब्लेम फॉर फेलियर्स ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। हाँ, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, ये सेल्फ सीइंग बायस है कि अगर आप, ये एक इंडिविजुअल की टेंडेंसी होती है कि अपने सक्सेस के लिए इंटरनल फैक्टर्स को आप बताओगे, जबकि आपके जो अगर फेलियर्स है तो आप बाहर वालों की उसकी वजह से हुआ है, वही चीज़ है, ये सेल्फ सीइंग बायस होता है। तो यहाँ पर ये वीडियो यहीं हम समाप्त करेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।